आपके बस्तर संभाग का एक प्रमुख जिला कोंडागांव जिला। अगर इस जिले के सराउंडिंग की बात करें तो ये रहा हमारा कोंडागांव जिला, ये इसकी सराउंडिंग हो गई जिले की। यानी ये जिला आप देखिए कि उड़ीसा के साथ, यहां से नीचे की तरफ उड़ीसा राज्य है पूरा पूरा, तो ये उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। यानी कोंडागांव जिले की जो ईस्टर्न बाउंड्री है, पूर्वी सीमा है, वो उड़ीसा राज्य के साथ स्पर्श होती है। इसलिए आपको याद रखना है कि ये कैसा डिस्ट्रिक्ट है, इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, यानी अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है हमारा। कौन सा? कोंडागांव। कोंडागांव की पूर्वी जो सीमा है वो उड़ीसा राज्य को स्पर्श करती है। इसके साथ ही साथ इसके सराउंडिंग की बात की जाए तो उत्तर में ये दो, एक तो थोड़ा सा धमतरी के साथ सीमा साझा करेगा और कांकेर, तो उत्तर में दो जिलों के साथ सीमाएं साझा कर रहे हैं। एक तो थोड़ी बहुत मात्रा में धमतरी और दूसरा कांकेर, दो हो गया। तीसरा आपको पकड़ना है अपने पश्चिम की तरफ नारायणपुर जिले के साथ सीमा साझा करता है, कल हम लोग देखें इसको। और दक्षिण की तरफ बात करें तो दक्षिण में दो आपको पकड़ना है, एक तो बस्तर और दूसरा आपको पकड़ना है बीजापुर। ये जिला जो है दंतेवाड़ा के साथ सीमाएं साझा नहीं कर। कल भी बताया था कि दंतेवाड़ा लॉक्ड है, ऊपर से बीजापुर और बस्तर दोनों ही कवर कर देते हैं दंतेवाड़ा को, इसलिए दंतेवाड़ा न तो नारायणपुर के साथ सीमा बनाएगा न तो कोंडागांव के साथ। इसलिए कोंडागांव अपने सराउंडिंग में 5 जिलों के साथ सीमाएं साझा करता है, साथ ही साथ उड़ीसा राज्य के साथ भी सीमा बनाता है। चलिए इसको लिख लेते हैं सारी बातों को। सबसे पहले अगर इसके गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ वर्ष 2012 में। ऐसा गठन कब हुआ? वर्ष 2012। उस दौरान छत्तीसगढ़ शासन में रमन सिंह जी की सरकार थी और 2012 में एक साथ 9 जिलों का सृजन हुआ और इन 9 जिलों में बस्तर संभाग का एक प्रमुख जिला कोंडागांव भी अस्तित्व में आया। क्लियर? ये अगर इसके मात्र जिले की बात की जाए तो इसका मात्र जिला है आपका बस्तर, और बस्तर का कौन सा पार्ट तो आपको याद रखना है, उत्तरी भाग, यानी नॉर्दर्न पार्ट सेपरेट हुआ और सेपरेट होकर के एक नया जिला बना कोंडागांव। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय है आपका कोंडागांव। सीमावर्ती राज्य की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य के साथ सीमाएं स्पर्श करता है। किसके साथ? उड़ीसा, इसलिए इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट। सीमावर्ती जिलों की बात की जाए तो एक दो नहीं 5 जिलों के साथ सीमाएं बनाता है। एक तो आपका धमतरी, दूसरा आपका कांकेर, तीसरा आपका नारायणपुर, चौथा आपका बस्तर और पांचवा आपका बीजापुर। और ये किस संभाग का हिस्सा है तो अभी हम लोग कौन सा संभाग पढ़ रहे हैं? बस्तर। तो ये बस्तर संभाग का हिस्सा है, बस्तर डिवीजन। और बस्तर डिवीजन कब स्टैब्लिश हुआ तो आपको याद रखना है 1981 में बस्तर संभाग अस्तित्व में आया। ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन हो गया। आगे देखिए, अगला हमें देखना है कि इस जिले में तहसील, विकास खंड, नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा की क्या स्थिति है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैप में चलते हैं। देखिएगा मैप में ये हमारा जिला हो गया कोंडागांव जिला। देखिए कैसे सीमाएं बना रहे हैं। ये जो थोड़ी सी सीमा आपको दिख रही है टच करते हुए, यही हमारा धमतरी, क्या है आपका? धमतरी जिला। क्लियर? ये हमारा पूर्व की तरफ लगभग ये कौन सा जिला है आपका? ये कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा के साथ पूर्वी सीमा, उड़ीसा के साथ। ये क्लियर हुई कि नहीं हुई? आगे चलिए, अब हम इसके नॉर्थ की तरफ और चलते हैं, उत्तर की तरफ। ये हो गया हमारा कांकेर, उत्तर की तरफ ये हो गया हमारा कांकेर। क्लियर? अब पश्चिम की तरफ आ जाइए तो पश्चिम की तरफ ये हो गया हमारा नारायणपुर, जिसको हमने कल पढ़ा है, नारायणपुर जिला। कितने जिले हो गए? धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, 3 हो गए। 2 और दक्षिण की तरफ, एक तो बस्तर और दूसरा बीजापुर। तो ये हमारा इधर नीचे की तरफ अगर हम आ जाए तो ये हमारा हो गया बस्तर। और इधर की तरफ ये जो दिख रहा है ना, यहाँ थोड़ा सा, ये हमारा इधर की तरफ आपको पकड़ना है बीजापुर। क्या पकड़ना है? बीजापुर। ये बीजापुर जिले के साथ सीमाएं थोड़ी बहुत मात्रा में। तो टोटल सराउंडिंग में कितने जिलों के साथ सीमाएं साझा करता है? 5, हमने देख लिया, और उड़ीसा राज्य के साथ। अब अगर आपको तहसील ट्रेस करना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा? रास्ते और उसके बाद तहसील ट्रेस होते। सबसे पहले कांकेर हम पढ़ चुके हैं। कांकेर से चारामा और कांकेर होते हुए NH30 दिमाग में आ रहा है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है छत्तीसगढ़ का। वो कवर्धा, उसके पहले जबलपुर से होते हुए, बेमेतरा होते हुए, रायपुर होते हुए, याद आ रहा है? तो आपको वही कांकेर, चारामा कांकेर होते हुए। अब सड़क आपकी कहाँ आ रही है? कोंडागांव।
कहां पर आ रही है? कोंडा। तो देखिएगा कैसे एंटर करेगी ये, कुछ इस तरीके से ये सड़क आपका ऐसे ये कोंडा गांव आपको एंटर करेगी और ये बस्तर कहां निकल जाएगी? बस्तर। ये कौन सी सड़क हो गई आपकी? NH30, लिख लीजिए NH30, 30 नंबर सड़क बस्तर चले गई। क्लियर हुआ? एक NH30। दूसरा आपको पकड़ना है, देखिएगा दूसरा हमने कल नारायणपुर देखा, याद आ रहा है? तो नारायणपुर से एक सड़क आ रही थी आपका NH130D, याद आ रहा है? कल हमने नारायणपुर पढ़ा तो NH130D, तो ये 130D आपका ऐसे जाके कनेक्ट होगी ये कोंडा गांव में, जहां कनेक्ट हो रही है वो कोंडा गांव है। देखिएगा क्लियर, 130D, तो लिख लेते हैं इसको भी, ये नारायणपुर से कोंडा गांव जो कनेक्ट हो रही है NH130D, 130D नंबर सड़क, ये क्लियर। आगे सुनिए, अगला आपको पकड़ना है स्टेट हाईवे नंबर 5, थोड़ी सी मात्रा में। जो स्टेट हाईवे नंबर 5 था ना, कल हम लोग जब नारायणपुर पढ़ रहे थे तो स्टेट हाईवे नंबर 5 बताया था आपको, वो कांकेर से भानु प्रतापपुर अंतागढ़ होते हुए, याद आ रहा है? उसी स्टेट हाईवे नंबर 5 पर हमारा नारायणपुर है, और नारायणपुर के बाद वही सड़क हल्का सा आपका ऐसे जाएगी, ये आपका ऐसे हल्का सा बहुत थोड़ी मात्रा में कहां पर एंटर करेगी? कोंडागांव जिले में, और कोंडागांव के बाद ये दंतेवाड़ा में निकल जाएगी। कहां निकल जाएगी? दंतेवाड़ा। ये आपका स्टेट हाईवे नंबर 5 हो गया, ये स्टेट हाईवे नंबर 5 हो गया, देखिएगा ध्यान से, ठीक है? स्टेट हाईवे नंबर 5 थोड़ी बहुत मात्रा में कहां जा रही है आपका? कोंडागांव, और कोंडागांव के बाद कहां निकल जाएगी? दंतेवाड़ा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये स्टेट हाईवे नंबर 5 आपको याद रखना है। बस ये याद रखिएगा कि स्टेट हाईवे नंबर जो 5 है वो कोंडागांव से भी क्रॉस होती है। क्लियर हुआ? बताने का मकसद ये था। ये प्रमुख सड़कें हो गई। अब देखिए, अब आपको स्थान ट्रेस करने हैं, तहसील खास कर। जैसे ही आप कांकेर से कोंडागांव जिले में एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगी यहीं पर आपका केसकाल पहाड़ी। ये कौन सी पहाड़ी है? केसकाल पहाड़ी, या उसी पहाड़ी में आपको घाटियां, वैली देखने को मिलेगी, केसकाल घाटी कहते हैं। तो केसकाल पहाड़ी या केसकाल घाटी, इसी पहाड़ी को या इसी घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं, एंट्री पॉइंट है बस्तर का प्रवेश द्वार, ये केसकाल घाटी को पार करने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ये हो गया हमारा केसकाल तहसील। कौन सा तहसील हो गया? केसकाल, पहला तहसील दिख गया, केसकाल तहसील। केसकाल तहसील के बाद ये हो गया हमारा, अगला हमारा फरसगांव। क्या है? फरसगांव। 2 तहसील हो गए, और फरसगांव के बाद ये जो हमारा हो गया, ये हमारा है कोंडागांव। तो 3 तहसील आपको NH30 पर, कौन कौन सा? केसकाल, फरसगांव और कोंडागांव। केसकाल, फरसगांव और कोंडागांव, यहां तक बनेगा आपको। चलें आगे, ये इतने तहसील हो गए। अब देखिएगा, अब ये जो कोंडागांव दिख रहे हैं, कोंडागांव के पश्चिम की तरफ, इधर देखिए, कोंडागांव के पश्चिम की तरफ यहीं पर आपको पकड़ना है एक और तहसील, एकदम नया तहसील है, नाम है मर्दापाल। क्या नाम है? मर्दापाल। अब तहसीलों की संख्या हो गई 4। ये केसकाल दिख रहा है, केसकाल के पश्चिम की तरफ, ठीक है, ये यहीं पर आपको पकड़ना है धनोरा। क्या पकड़ना है? धनोरा। अब कितने तहसील हो गए? 3 और 2 5, 5 तहसील हो गए। इधर आइए, अब पूर्व की तरफ चलते हैं। अब तक पश्चिम की तरफ देख रहे थे, अब पूर्व की तरफ। तो पूर्व की तरफ ये हो गया आपका बड़े राजपुर। क्या हो गया? बड़े राजपुर। देखते चलिएगा, केसकाल को ही बेस बनाना है, बड़े राजपुर। और इधर की तरफ आपको पकड़ना है माकड़ी। क्या पकड़ना है? माकड़ी। क्लियर हुआ? अब तहसीलों की संख्या हो गई 3, 2 5 और 2 7। वर्तमान में इस जिले में तहसीलों की कुल संख्या कितनी है? 7। क्लियर हुआ? लेकिन विकास खंडों की संख्या केवल कितनी है? 5। विकास खंडों की संख्या कितनी है? 5। अब ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से 5 विकास खंड हैं? तो इससे अच्छा है कि 2 कौन से नहीं है वो याद कर ले। 2 जो नए बने हैं, एक तो मर्दापाल, ये आपका तहसील नहीं है, और दूसरा धनोरा, ये दोनों विकास खंड नहीं, क्योंकि ये दोनों नए नए तहसील बने हैं, इसलिए मर्दापाल और धनोरा विकास खंड नहीं। बाकी जो बचे हुए केसकाल, फरसगांव, कोंडागांव, बड़े राजपुर और माकड़ी, ये पांचों के पांचों आपके क्या है? विकास खंड। क्लियर? अब इस जिले में विधानसभा सीटों की बात करते हैं, क्योंकि इस दौरान जो 23 में होने वाला चुनाव है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 90 विधानसभा छत्तीसगढ़ की सीटों में 2 विधानसभा सीटें आपको कहां पर देखने को मिलेंगी? कोंडागांव जिले। एक तो आपका केसकाल, केसकाल विधानसभा याद करिएगा, और फरसगांव छोड़ करके नीचे की तरफ कोंडागांव।
तो केशकाल और कोंडागांव दोनों के वाले, केशकाल और कोंडागांव, यहां तक की बात समझ में, 2 विधानसभा सीटें। लेकिन अगर लोकसभा सीट की बात करेगा तो 2 लोकसभा। केशकाल वाला जो हिस्सा है ये कांकेर लोकसभा, केशकाल विधानसभा कांकेर लोकसभा, और कोंडागांव जो विधानसभा सीट है ये बस्तर लोकसभा का पार्ट है। बात समझ आ रहा है, बीचों बीच सेपरेट करना है अपने को। केशकाल आपका कांकेर लोकसभा सीट का पार्ट है और कोंडागांव आपका बस्तर लोकसभा सीट का पार्ट है। ये क्लियर हुआ, नोट करते हैं। चलिए, तो ये सारी बातें आप नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तहसील, तो तहसीलों की संख्या कितनी है? 7। सबसे पहले आपको पकड़ना है केशकाल, फरसगांव, कोंडागांव, बड़े राजपुर, माकड़ी, धनोरा या गढ़ धनोरा बोलते हैं इसी को, धनोरा, और आपको पकड़ना है मर्दापाल। बनेगा। तहसीलों की संख्या कितनी हो गई? 7। विकास खंड कितने हैं? 5। अब 5 से अच्छा है कि कौन से 2 नहीं है, तो एक आपको पकड़ना है मर्दापाल, एकदम नया तहसील बना है, और दूसरा आपको पकड़ना है धनोरा। ये दोनों हमारे नहीं, और इसके बाद जो बचे हुए 5 आपके विकास खंड है। नगर निगम की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में से कोई भी नगर निगम यहां पर नहीं, कोई नहीं है। कोंडागांव नगर पालिका है लेकिन नगर निगम नहीं, कोई भी नगर निगम नहीं। विधानसभा सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें, एक तो आपका केशकाल विधानसभा सीट और दूसरा आपका कोंडागांव विधानसभा सीट। ये दोनों ही विधानसभा सीटें एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। क्लियर, ये समझ आ गया होगा। अब अगर लोकसभा सीट की बात करें तो केशकाल जो है ये कौन सी लोकसभा का पार्ट है? तो केशकाल आपका कांकेर लोकसभा, ऊपर में कांकेर पड़ेगा तो कांकेर लोकसभा सीट का पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर। और अगर कोंडागांव की बात करें तो कोंडागांव बस्तर लोकसभा का पार्ट है। ये बात समझ आ गई। तो दोनों ही लोकसभा सीटें इस जिले में अस्तित्व में है। ये क्लियर, ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन हो गया इस जिले से संबंधित। आगे बढ़े, आगे चलिए। अभी हम भूगर्भिक देखेंगे। सबसे पहले अब हमने इस जिले में आपका तहसील ट्रेस कर लिया, विकास खंड, विधानसभा और लोकसभा की सीटें हमने देख ली। अब हम कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को सबसे पहले देखेंगे इस जिले के। सबसे पहले जब आप NH30 से कांकेर से कोंडागांव जिले में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिख गई? कौन सी पहाड़ी? केशकाल पहाड़ी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। केशकाल पहाड़ी के बाद आपने केशकाल तहसील देखा। अच्छा, केशकाल पहाड़ी को ही बेस बनाना है। इस पहाड़ी के पूर्व की तरफ आपको यहीं पर आपको याद रखना है मांझिनगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मांझिनगढ़। लिखते चलिएगा साथ साथ आप लोग, मांझिनगढ़ पहाड़ी, मांझिनगढ़ पहाड़ी बनेगा, मांझिनगढ़ पहाड़ी। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये आपकी कौन सी पहाड़ी है? ये केशकाल पहाड़ी हो गया आपका। क्लियर। उसके बाद आप केशकाल पहाड़ी के बाद आप केशकाल तहसील में एंटर करके, केशकाल तहसील के बाद आपको देखना है फरसगांव। क्लियर। फरसगांव के बाद आप जैसे ही कोंडागांव के लिए नीचे की तरफ चलेंगे, यहीं पर आपको 3 स्पॉट याद रखने हैं। 3 स्पॉट कहां पर? फरसगांव के आप पश्चिम की तरफ बात करेंगे तो यहीं पर आपको पकड़ना है अलोर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अलोर पहाड़ी। लिखते चलिए, अलोर पहाड़ी, पहले नाम लिखिएगा, अलोर। अलोर पहाड़ी, फरसगांव के नीचे की तरफ अलोर पहाड़ी। अलोर पहाड़ी के बाद आपको पकड़ना है बड़े डोंगर। कौन सी पहाड़ी? बड़े डोंगर। बड़े डोंगर क्षेत्र है, अलोर पहाड़ी, बड़े डोंगर क्षेत्र, ठीक है। और बड़े डोंगर के बाद आपको पकड़ना है बोरगांव। क्या पकड़ना है? बोरगांव। लिखिएगा ABB। अलोर पहाड़ी, दूसरा है बड़े डोंगर की पहाड़ी या बड़े डोंगर क्षेत्र, और उसके नीचे आपको पकड़ना है बोरगांव। बोरगांव भी पहाड़ी है। इसी बोरगांव में जटायु शिला मिलेगी, अभी बताऊंगा जटायु शिला। ये तीनों ही पहाड़ी क्षेत्र है। क्लियर हुआ? अलोर पहाड़ी, बड़े डोंगर की पहाड़ी और बोरगांव की पहाड़ी, ये क्लियर हुआ। उधर हमने देखा केशकाल के पूर्व की तरफ मांझिनगढ़ की पहाड़ी, यहां तक बनेगा। अब सुनिएगा, ये आपको
आप उसके बाद कहां पर आ गए, कोंडागांव। ये कोंडागांव आपका जिला मुख्यालय है। जिला मुख्यालय के साथ साथ आपकी विधानसभा क्षेत्र भी है कोंडागांव। क्लियर हुआ। इसी कोंडागांव के पास आपको पकड़ना है स्पॉट, एकदम बहुत महत्वपूर्ण है, नाम है कोपाबेड़ा। क्या नाम है, कोपाबेड़ा। लिखते चलेगा नाम, कोपाबेड़ा। कोपाबेड़ा, ठीक है। कोपाबेड़ा से आगे चलते हैं। अब हमको बनाना है धनोरा। धनोरा को बेस बनाना है। धनोरा पर आपको पकड़ना है एक स्पॉट, यहीं पर धनोरा के पास ही ये स्पॉट है आपका कोरकोटी। कोरकोटी, धनोरा के पास ही आपको पकड़ना है कोरकोटी। लिख लिए। ये सारे स्थान पहले ट्रेस करिएगा, उसके बाद जब नदियां हम लोग देखेंगे ना, नदियों के बाद ही आपको सारी चीजें समझ आएंगी। यहां तक बनेगा। सबसे पहले आपका केसकाल, केसकाल के बाद आप केसकाल तहसील की तरफ एंटर करेंगे। वहां से जब आप फरसगांव आएंगे, फरसगांव से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको पूर्व में, सॉरी पश्चिम में आपको एक तो मिलेगा अलोर पहाड़ी, दूसरा बड़े डोंगर, तीसरा आपको मिलेगा बोरगांव बनेगा। फिर आप जब कोंडागांव के समीप आएंगे तो कोंडागांव के समीप आपको मिलेगा कोपाबेड़ा। क्या मिलेगा, कोपाबेड़ा। यहां तक बनेगा। उधर धनोरा के पास आपको पकड़ के रखना है कोरकोटी। कोरकोटी पुरातात्विक स्थल है, भी सारी बातें बता रहा हूं। कोरकोटी यहां तक बना। अब आपको नदियां ट्रेस करनी है। क्या ट्रेस करनी है, नदी। इस जिले की प्रमुख नदी अगर बात करें तो ये हो गया आपका बड़े राजपुर। बड़े राजपुर के पास से ही उड़ीसा से निकलते हुए आ रही आपकी कौन सी नदी, बोर्डिंग। कौन सी नदी, बोर्डिंग। ये बोर्डिंग आपका बड़े राजपुर से होते हुए केसकाल, केसकाल से होते हुए ये नदी आपका ऐसे मर्दापाल की तरफ जाएगी। कहां जा रही है, मर्दापाल। मर्दापाल तहसील भी इसी के तट पर है, बोर्डिंग नदी। और ये बोर्डिंग कहां जा रही है, तो ये आपका जा रही है आपका दंतेवाड़ा की तरफ। कहां जा रही है, दंतेवाड़ा। बस्तर क्षेत्र से आपका, ये बस्तर क्षेत्र से इंद्रावती ऐसे सीमा रेखा बनाते हुए आ रही है, ये इंद्रावती नदी। और ये दंतेवाड़ा के समीप, ये देखिए दंतेवाड़ा के समीप ये बोर्डिंग आकर के किसमें मिल गई, इंद्रावती से। ये क्लियर हुआ। तो बोर्डिंग किसकी सहायक नदी अगर आपसे पूछेगा तो इंद्रावती नदी की। ये नीचे की तरफ इंद्रावती है। जैसे जैसे हम बस्तर की तरफ जाएंगे इंद्रावती नदी का वर्चस्व आपको देखने को मिले। तो बोर्डिंग किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती। ये कौन सी नदी थी, बोर्डिंग। इसको लिख देता हूं, आपका उड़ीसा क्षेत्र से निकल रही बोर्डिंग नदी बनेगा। बोर्डिंग किसकी सहायक है, आपका इंद्रावती। अब देखिए इस बोर्डिंग की सहायक नदी में आपको पकड़ना है, देखिएगा इस बोर्डिंग की सहायक नदी में आपको पकड़ना है बोरोदा। क्या नाम याद रखेंगे, बोरोदा। बी से बोर्डिंग और बी से बोरोदा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये देखिएगा बोरोदा कुछ इस तरीके से, हल्का सा ये आपका, ये इस तरीके से आपका ये दिख रहा है कोंडागांव, हल्का से ये कांकेर में भी एंटर करती है नदी। और ये एंटर करने के बाद ये आपका धनोरा इसी के तट पर दिखा, और धनोरा इसके तट पर होने के बाद ये आगे चल करके किस में मिल जाएगी, ऐसे। तो ये आपका मिल गई बोर्डिंग। बोर्डिंग की सहायक ये क्या हो गई आपकी, बोरोदा। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बोरोदा। आजकल एग्जाम्स में इसको पूछा जा रहा है, बोरोदा नदी, बोरोदा, बोरोदा नदी। तो बोर्डिंग और बोरोदा हो गया। अरे हुआ, दो सहायक नदियां हो गई। अब आपको केसकाल क्षेत्र से ही, ये देखिएगा केसकाल क्षेत्र से ही एक नदी और पकड़नी है जो बोर्डिंग की सहायक नदी है। ये नदी आपको कुछ इस तरीके से बहते हुए मिल जाएगी, जिसका नाम है गौर बहार। क्या नाम है नदी का, गौर बहार बनेगा। कौन सी नदी है, गौर बहार। क्लियर, गौर बहार। देखिएगा ये नदी का नाम हो गया आपका गौर बहार। गौर बहार जो किस में जाकर मिल गई, बोर्डिंग में। गौर बहार। और गौर बहार की एक छोटी सी सहायक नदी है, नाम है पोटाई। क्या नाम है, पोटाई। ये कौन सी नदी है, पोटाई नदी। हर चीजों को अच्छे से समझिएगा, ये पोटाई नदी हो गई। सबको बताने का अपना अपना मतलब है। पोटाई नदी किसकी सहायक है, गौर बहार। गौर बहार किसकी सहायक है, बोर्डिंग। तो बोर्डिंग में आकर मिलने वाली नदियों में एक तो आपकी हो गई बोरोदा नदी, दूसरा आपका हो गई गौर बहार बनेगा। इसी पोटाई नदी के तट पर, इसी पोटाई नदी के तट पर एक गांव है, यहां पर नाम है अडेंगा। क्या नाम है, अडेंगा। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अडेंगा ग्राम। यहां से नलवंशी शासकों के सिक्के मिलेंगे, अडेंगा। अभी सारी बातें बता रहा हूं। पोटाई नदी के तट पर ही एक छोटा सा गांव है आपका, क्या नाम है, अडेंगा। यहां तक बनेगा अडेंगा। तो अडेंगा कौन सी नदी के तट पर, अगर आपको कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा पोटाई नदी के तट पर। यहां तक बना। अभी जो बोरोदा दिख रहे हैं,
बोरोदा नदी को बेस बनाना है और इस बोरोदा नदी के पश्चिम की तरफ यहीं पर एक स्थान आपको याद रखना है, धनोरा तहसील में, नाम है भोंगापाल। क्या नाम है? भोंगापाल। कौन से तहसील का पार्ट है? तो आपको याद रखना धनोरा तहसील का नाम है भोंगापाल। भोंगापाल पूरा तात्विक स्थल है, अभी सारी बातें बताऊंगा। भोंगापाल स्थान ट्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है पहले? क्लियर? ये भोंगापाल नदियां ट्रेस हो रही हैं। अब नदियां देख ली हमने प्रमुख। अच्छा, अब नदियों में अभी बहुत बचा है, देखिएगा। अब आपको यह पकड़ना है आपका केसकाल बोर्डिंग नदी के तट पर, लेकिन कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? नारंग। ये माकड़ी वाला हिस्सा दिख रहा है, इसी माकड़ी वाले हिस्से से बहते हुए ऐसे आ रही है कौन सी नदी? नारंगी। दिखा? कौन सी नदी है ये? आपकी नारंगी नदी। देखते चलेगा। और ये नारंगी नदी आपका ये केसकाल इसी के तट पर, केसकाल बोलता हूं, कोंडागांव, कोंडागांव इसी के तट पर है। और ये नारंगी नदी आकर के कहां पर मिलेगी? तो ये नारंगी ऐसे बहते हुए आगे बढ़ेगी और आकर के बस्तर में जो चित्रकोट वाटरफॉल है ना, चित्रकोट वाटरफॉल के समीप, बस्तर में चित्रकोट, यहीं पर आपका चित्रकोट वाटरफॉल है। चित्रकोट जलप्रपात के समीप किससे मिल जाएगी? आपका इंद्रावती से। तो इंद्रावती की एक सहायक नदी हमने बोर्डिंग देख लिया, और एक दूसरी हमने क्या देख ली? नारंगी, माकड़ी वाले क्षेत्र से निकल रही है। ये कौन सी नदी हो गई? आपकी नारंगी नदी बनेगा, नारंगी नदी। एक नदी आपको पकड़नी है, छोटी सी एक और नदी जो स्थानीय सरिता है। ये आपका कुछ इस तरीके से आते हुए आपका ये बस्तर वाले क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होगी। ये नदी थोड़ी सी, ये नदी बस्तर की तरफ जा रही है। इस नदी का नाम है कोसार टेढ़ा नदी। कौन सी नदी है? कोसार टेढ़ा नदी। इसी पर बस्तर में एक परियोजना बन रही है, कोसार टेढ़ा परियोजना। क्लियर? तो आपको पकड़ना है कोसार टेढ़ा नदी, कोसार टेढ़ा नदी। ये नदियों का तंत्र हो गया। क्लियर? कौन कौन सी प्रमुख नदियां आपको कोंडागांव जिले में पकड़नी है? कोसार टेढ़ा, नारंगी नदी, बोर्डिंग की सहायक में बोरोदा, गौर बहार की सहायक में आपको पकड़ना है पोटाई नदी। यहां तक बना। इसके साथ ही साथ कोंडागांव जिले में दो नदियां और याद रखनी है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहा है, तमुरा और लसुरा। ये स्थानीय नदियां हैं, मैं लिख देता हूं इन नदियों के नाम, यहां देख लीजिएगा, तमुरा और लसुरा। ये दो स्थानीय सरिताएं हैं, दो स्थानीय नदियां हैं जो कोंडागांव जिले में प्रवाहित होती हैं। छोटी सी नदियां हैं तमुरा और लसुरा। क्लियर? इन नदियों के अलावा तमुरा और लसुरा को भी आपको याद रखना है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? आगे चले। अब अगर इतनी बातें आपने देख ली, नदियों को ट्रेस कर लिया, पहाड़ों को देख लिया, तो अब आपको देखनी है जलप्रपात। क्लियर? देखिएगा वाटरफॉल्स। अब वाटरफॉल्स की बात कर रहा हूं। मांझिनगढ़ दिख रहा है, मांझिनगढ़ पहाड़ी पर एक आपको जलप्रपात पकड़ना है, मांझिनगढ़ जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? मांझिनगढ़ जलप्रपात। और मांझिनगढ़ के पास ही थोड़ी दूरी पर एक और जलप्रपात पहाड़ी पर बनेगा, नाम है यज्ञ जलप्रपात। क्या नाम है? यज्ञ। दोनों के नाम लिख लीजिए। एक तो मांझिनगढ़ पहाड़ी पर मांझिनगढ़ हो गया, दूसरा आपको याद रखना है यज्ञ जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? यज्ञ। वो तो मांझिनगढ़ जलप्रपात आपको याद रहेगा। दो जलप्रपात दिख गए। इसके बाद आपको जितने भी प्रमुख जलप्रपात इस जिले में देखने को मिलेंगे, वो केसकाल जो दिख रहा है, केसकाल पहाड़ी, इसके पश्चिम की तरफ वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा। लगभग केसकाल पहाड़ी जो फैली हुई है पश्चिम की तरफ, उसी क्षेत्र में आपको लगभग सारे के सारे आपको जलप्रपात देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? तो सबसे पहले आपको पकड़ना है घूमर जलप्रपात। ठीक है। दूसरा आपको पकड़ना है ब्लैक टॉप जलप्रपात। ठीक है। फिर तीसरा आपको पकड़ना है होनहेड़। चौथा आपको पकड़ना है कोडकाल, होनहेड़, कोडकाल बनेगा। लिखते चलिएगा। क्या क्या हमने देखा? घूमर, ब्लैक टॉप, होनहेड़, कोडकाल। ठीक है। आगे देखिए, आके आपका ऊपर बेदी, आपको यहीं पर पकड़ना है मुत्ते खड़का, ऊपर वेदी, मुत्ते खड़का। ठीक है। होनहेड़, कोडकाल, मुत्ते खड़का। फिर आपको पकड़ना है यहीं पर
जितने भी जलप्रपात आपको सब यहीं पर पकड़ने। हखीकुडुम, हखीकुडुम यहीं पर आपको पकड़ना है। बीजकुडुम, हखीकुडुम, बीजकुडुम, ये जितने भी जलप्रपात आपको बता रहा हूं, बस आपको पूर्व की तरफ आपको दो पकड़ना है, एक तो मांझीनगढ़ जलप्रपात और दूसरा यज्ञ जलप्रपात। बाकी आपको केसकाल पहाड़ी के पश्चिम की तरफ आना है। ब्लैक टॉप, घूमर, आपका होनहेड, कोडकाल आपको पकड़ना है। ऊपर बेदी आपको पकड़ना है। मुत्ते खड़का, हखीकुडुम, बीजकुडुम बनेगा। ये जितने भी आपको जलप्रपात बता रहा हूं, ये सारे के सारे जलप्रपात आपको पकड़ने हैं। इसके साथ एक और आपको पकड़ना है, कुएंमारी। कौन सा जलप्रपात? कुएंमारी, कुएंमारी, कुएंमारी जलप्रपात। ठीक है, तो इतने जलप्रपात आपको इस जिले में देखने हैं। ये सारे के सारे जलप्रपात आपको याद रखने हैं। क्लियर? ये जलप्रपात हो गए। हमने लगभग इस जिले में नदियों को देख लिया, नदियों के साथ साथ जलप्रपात को देख लिया। अब स्थानों को देखिएगा ध्यान से। ये जो मांझीनगढ़ पहाड़ी है, मांझीनगढ़ पहाड़ी एक तो टूरिस्ट स्पॉट है, दूसरा इसी मांझीनगढ़ पहाड़ी पर आपको पकड़ना है मांझीनगढ़ जलप्रपात। क्लियर हुआ? और उसके नीचे आपको पकड़ना है यज्ञ जलप्रपात। क्लियर? अडिंगा, अडिंगा से क्या मिलेंगे? सिक्के। ऐसे याद रखिएगा, यहां से सिक्का मिलेगा। क्या मिलेगा? सिक्का। नलवंशी शासकों के सिक्के मिलेंगे अडिंगा ग्राम से। क्लियर हुआ? आगे चलिए, अगला आपको पकड़ना है आपका ये माकड़ी वाले क्षेत्र से नारंगी नदी और आपका ये बड़े राजपुर वाले क्षेत्र से बोर्डिंग नदी। नदियों को ट्रेस हो गया। अलोर, अलोर पहाड़ी अभी बताऊंगा। यहीं पर एक मंदिर है, इस पहाड़ी पर नाम है अलोर पहाड़ी पर लिंगेश्वरी माता मंदिर। कौन सी माता मंदिर? लिंगेश्वरी माता मंदिर। अलोर पहाड़ी पर लिंगेश्वरी माता मंदिर, पहाड़ी पर ना, अलोर पहाड़ी पर लिंगेश्वरी माता मंदिर। बड़े राजपुर, ये बड़े राजपुर लौह क्षेत्र है, लोहे का क्षेत्र है। जैसे आपने बड़े राजपुर बोलता हूं, बड़े डोंगर, जैसे आपने छोटे डोंगर देखा ना, वैसे ही बड़े डोंगर, छोटे डोंगर में भी हमने नारायणपुर में लोहा देखा था, वैसे ही बड़े डोंगर क्षेत्र में भी आपको लोहा मिलेगा। इसके साथ साथ बोरगांव, बोरगांव में आपको याद रखना है जटायु शिला। क्या याद रखना है? जटायु शिला। यहां तक बनेगा। क्या है जटायु शिला? सारी बातें बताऊंगा। ये कोपाबेड़ा, कोपाबेड़ा में आपको एक मंदिर पकड़ना है, कोपाबेड़ा का प्राचीन शिव मंदिर। कोपाबेड़ा का प्राचीन शिव मंदिर बनेगा, प्राचीन शिव मंदिर। कोंडागांव तो जिला मुख्यालय है ही, अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये कोरकोटी आपको पकड़ना है। कोरकोटी में आपको याद रखना है ये आपका पूरा तात्विक स्थल है। क्या है आपका? पूरा तात्विक स्थल है कोरकोटी। ठीक है, ये जो धनोरा दिख रहा है, इसी धनोरा में एक मंदिर पकड़ना है। धनोरा में गोबरहीन, गोबरहीन शिव मंदिर, गोबरहीन शिव मंदिर, गोबरहीन शिव मंदिर कहां पर पकड़ना है आपको? धनोरा में। अभी सारी बातें बताऊंगा। भोंगापाल, भोंगापाल को आपको पकड़ना है प्रसिद्ध बौद्ध स्थल, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भोंगापाल। अभी बताऊंगा। ये सारी चीजें एक एक करके हम देखेंगे। इतनी बातें समझ आ गई आपको? चलें आगे एक एक करके डील करते हैं। अब हमको देखने हैं सबसे पहले कोंडागांव। देखिएगा कोंडागांव के बारे में। कोंडागांव, कोंडागांव को आपको याद रखना है, एक तो जिला मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय है, याद रहेगा कोंडागांव। इसके साथ ही साथ कोंडागांव आपका तहसील है, तहसील के साथ साथ आपका विकास खंड है, और विकास खंड के साथ साथ आपकी विधानसभा भी है। कोंडागांव विधानसभा। कोंडागांव के बारे में आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कोंडागांव को ही शिल्प ग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? शिल्प ग्राम की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसे कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो शिल्प ग्राम की संज्ञा। शिल्प ग्राम की संज्ञा मतलब समझ आया? मतलब शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है हमारा कोंडागांव जिला। खासकर जो हमारा कांस्य शिल्पकारी है, जो हमारी धातु शिल्पकारी है, जैसे घड़वा शिल्पकला पढ़ाया था आपको शिल्पकला में, तो आपको पकड़ना है शिल्पग्राम के लिए, आपको पकड़ना है घड़वा शिल्पकला। कौन सी कला? घड़वा शिल्पकला का, घड़वा शिल्पकला का प्रमुख केंद्र है हमारा, प्रमुख केंद्र है हमारा कौन सा? आपको पकड़ना है कोंडागांव जिला।
अब घड़वा शिल्प कला, इसको ही भ्रष्ट मोम पद्धति कहते हैं। घड़वा शिल्प कला को ही क्या बोलते हैं, इसी को आपका भ्रष्ट मोम पद्धति कहते हैं। याद आ रहा है, पढ़ाया था आपको, भ्रष्ट मोम पद्धति कहते हैं। कैसे बनती हैं आपकी मूर्तियां, चाहे कोई भी आकार कैसे दिया जाता है, मोम को लगा करके, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो भ्रष्ट मोम पद्धति कहते हैं। और घड़वा शिल्प कला छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख शिल्प कला है। इसमें आपको प्रसिद्ध नामों को याद रखना है घड़वा शिल्प कला के लिए। जैसे आपको याद रखना है मणिकलाल घड़वा, मणिकलाल घड़वा, जयदेव बघेल, पदुम, सुखनंदन बनेगा, सुखनंदन। ये आपको प्रमुख नाम आपको पकड़ने हैं घड़वा शिल्प कला को लेकर के। जयदेव बघेल, मणिकराम घड़वा, पदुम, सुखनंदन, ये सब आपको नाम याद रखने हैं। घड़वा शिल्प कला के प्रमुख शिल्पकार हैं आपके इस जिले के। यहां तक बनेगा। इसके साथ ही साथ कोंडागांव में आपको कुछ बातें और पकड़नी है। जैसे कोंडागांव में ही सहकारी मतलब कोऑपरेटिव मक्का प्रसंस्करण केंद्र लगाया गया है। समझ आ रहा है, सहकारी समितियां चलाएंगी इसको। तो क्या नाम है आपका, सहकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सहकारी मक्का प्रसंस्करण प्रोसेसिंग केंद्र, एक यूनिट लगाया गया है, मक्का प्रसंस्करण केंद्र। सहकारी समितियां इसका संचालन करेंगी और इसका नाम रखा गया है मां दंतेश्वरी के नाम पर। किसके नाम पर, मां दंतेश्वरी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। मां दंतेश्वरी सहकारी मक्का प्रसंस्करण केंद्र कोंडागांव। कहां पर स्थापित किया गया है, कोंडागांव। ये बनेगा कोंडागांव। इसके साथ ही साथ कोंडागांव में और कौन सी बात आपको याद रखनी है, कोंडागांव में ही आपको पकड़ना है, यहां पर स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी, राज्य खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। क्या स्थापना की जाएगी, स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी, राज्य खेल अकादमी। कहां पर स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी स्टैब्लिश इन कोंडागांव। कहां पर स्टैब्लिश किया गया है, कोंडागांव में स्थापना की गई है। क्लियर। और कोंडागांव को क्या संज्ञा प्रदान की जाती है, कोंडागांव को शिल्प ग्राम की संज्ञा प्रदान की जाती है। इतनी बातें आपको कोंडागांव जिले में कोंडागांव से याद रखनी है। आगे चले, थोड़ा सा आगे चले। अगला आपको देखना है मांझिनगढ़ पहाड़ी। क्या देखनी है, मांझिनगढ़ पहाड़ी। अभी हमने केशकाल के पूर्व की तरफ देखा एक पहाड़ी, यही है मांझिनगढ़ पहाड़ी जो पिक्चर में आप देख पा रहे। मांझिनगढ़ पहाड़ी याद रखिएगा, एक तो आपका दुर्गम वन क्षेत्र है, दुर्गम वन क्षेत्र है। इसे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसे किस रूप में विकसित किया जा रहा है, टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। आप यहां पर कैंपेनिंग कर सकते हैं जा करके। क्लियर। तो टूरिस्ट स्पॉट के रूप में इसको क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है मांझिनगढ़। इसी मांझिनगढ़ की पहाड़ी पर अभी हमने देखा कि यहीं पर एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है, याद आ रहा है, जलप्रपात है, जिस जलप्रपात का नाम है मांझिनगढ़ जलप्रपात। मांझिनगढ़ जलप्रपात बहुत ही सुंदर जलप्रपात है, मांझिनगढ़ जलप्रपात। इसके साथ ही साथ इसी पर आपको एक मंदिर भी याद रखना है, मंदिर का है मांझिनगढ़ माता मंदिर। मांझिनगढ़ माता मंदिर अगर आपको पूछेगा कहां पर है कोंडागांव जिले में, तो मांझिनगढ़ माता मंदिर आपको कहां पर याद रखना है, मांझिनगढ़ की पहाड़ियों पर। यह भी क्या है, यह भी शक्ति का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है, यानी मां दुर्गा का ही एक रूप आपको यहां पर देखने को मिलेगा, मांझिनगढ़ माता मंदिर, मांझिनगढ़ की पहाड़ियों पर। आगे चले, थोड़ा सा आगे चलिए, आगे देखिए। अगला है आपका केशकाल पहाड़ी। देखिएगा कौन सी पहाड़ी, केशकाल पहाड़ी। जैसे ही आप NH30 से राष्ट्रीय राज्य क्रमांक 30 से जैसे ही आप कांकेर जिले के बाद आप जैसे ही कोंडागांव में एंटर करेंगे, आपको सबसे पहले पहाड़ी जो चढ़नी पड़ेगी, जहां पर आपको बहुत सुंदर घाटियां देखने को मिलेंगी, वो है आपकी केशकाल पहाड़ी या केशकाल घाटी कहते हैं। केशकाल पहाड़ी याद रखिएगा, इसको बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, बस्तर का प्रवेश द्वार, ठीक है। इसे फूलों की घाटी, कौन सी घाटी, फूलों की घाटी, ठीक है, सुरम्य घाटी या जल विभाजक पहाड़ी या
जल विभाजक पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजक पहाड़ी भी कहते हैं। जल विभाजक मतलब समझ है, वाटर डिवाइडर। क्या है? वाटर डिवाइडर यानी जल विभाजक है। देखिएगा, वाटर डिवाइडर, जल विभाजक। जल विभाजक कहने का मतलब क्या है? जल विभाजक कहने का तात्पर्य है कि केश काल की बस्तर का प्रवेश द्वार है। बस्तर की प्रमुख जो अपवाह तंत्र है वो है आपका इंद्रावती या गोदावरी अपवाह तंत्र, इंद्रावती या गोदावरी अपवाह तंत्र। और उत्तर की तरफ, केश काल के उत्तर की तरफ आपको महानदी क्षेत्र है, महानदी अपवाह तंत्र। तो ये दोनों ही अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम को सेपरेट करती है। किसको किसको? तो याद रखिएगा, ये महानदी, महानदी ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र को अलग करती है। किससे पृथक करती है? तो गोदावरी कह लीजिए या इंद्रावती कह लीजिए, गोदावरी या इंद्रावती अपवाह तंत्र से बनेगा, अपवाह तंत्र से अलग करती है। यहां तक की बातें समझ आई? यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपका जो महानदी बेसिन है, महानदी बेसिन भूभाग है ना, महानदी बेसिन भूभाग जो है हमारे 4 भौतिक प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के 4 भौगोलिक या भौतिक प्रदेश है महानदी बेसिन। तो ये महानदी बेसिन या महानदी भूभाग को किससे? दंडकारण्य भाग से, दंडकारण्य भौतिक प्रदेश से क्या करती है? पृथक करती है, भौतिक प्रदेश से पृथक करती है, सेपरेट करती है। यहां तक समझ आया? अब आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे मोड़ बने हुए इसमें। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस केश काल पहाड़ी में कुल कितने मोड़ हैं, तो आपको याद रखिएगा कुल मोड़ कितने हैं इसमें? 12 है। कितने हैं? 1 दर्जन मोड़ है, घाटी। और नीचे बहुत सुंदर सुंदर फूल है, इसलिए फूलों की घाटी या सुरम्य घाटी भी कहते हैं। मनमोहक है ये पूरा। क्लियर? कुल मोड़ कितने हैं? आपका 12। इसी मोड़ में आपको एक माता का मंदिर मिलेगा, माता मंदिर। हर एक बस्तर जाने वाला व्यक्ति या हर एक गाड़ी इस माता मंदिर पर जरूर रुकेगी। तेलिन माता मंदिर। कौन सी माता मंदिर है? तेलिन माता मंदिर। ये मंदिर दिख रहा है आपको छोटा सा, यही छोटा सा मंदिर आपको पकड़ना है, तेलिन माता मंदिर, तेलिन माता मंदिर। क्लियर? तेलिन माता मंदिर आपको याद रखना है, ये भी शक्ति का स्वरूप है। क्लियर? तेलिन माता मंदिर कहां पर है? केश काल की घाटी या केश काल पहाड़ी क्षेत्र में, यहां तक बनेगा। इसमें आपको याद रखना है, यहां पर जो चट्टान है, यहां पर जो चट्टान मिलेगी वो कौन सी चट्टान है? तो आपको याद रखना है, यहां पर मिलने वाली चट्टान है दक्कन ट्रैप। क्या है? दक्कन ट्रैप। और दक्कन ट्रैप है मतलब खनिज क्या मिलेगा? बॉक्साइट। इसलिए यहां पर आपको क्या मिलेगा? बॉक्साइट। याद है, केश काल घाटी जो है पूरी तरीके से बॉक्साइट से भरा है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रमुख खनिज में आपको याद रखना है। आगे चलिए, अगला आपको पकड़ना है अडेंगा। अभी मैंने बताया था अडेंगा के बारे में। अडेंगा कौन सी नदी के तट पर था? ये अडेंगा पोटाई नदी के तट पर। याद आया? पोटाई नदी के तट पर, पोटाई नदी के तट पर अडेंगा। अडेंगा जो याद रखना है, अडेंगा एक ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल, ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। क्यों पुरातात्विक स्थल है? क्योंकि यहां पर खुदाई में, आप पिक्चर देख पा रहे होंगे सिक्के की, यहां पर खुदाई में आपको याद रखना है 32, कितने? 32 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? 32 कॉइन्स प्राप्त हुए हैं। किन राजाओं के? तो आपको याद रखना है बस्तर के नल वंशीय शासकों के। जब बस्तर का इतिहास पढ़ाऊंगा ना आपको, तो बस्तर में नल वंशीय शासकों के बारे में बताऊंगा। और नल वंशीय शासकों के 32 सिक्के प्राप्त हुए। इस 32 को भी आपको बाई फॉरगेट करके याद रखना है। इस 32 में से आपको 3 पार्ट में याद रखना है। एक आपका 29, एक आपका 2 और एक आपका 1। 29 और 2 31 और 1 32। क्लियर? 29 जो सिक्के हैं ये आपको जब नल वंश पढ़ाऊंगा ना, तो नल वंश में एक बहुत प्रमुख शासक के नाम बताऊंगा, वराहराज। क्या नाम बताऊंगा? वराहराज। अभी नाम सुन के रखिएगा, वराहराज। फिर आपको पकड़ना है अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक। 2 सिक्के अर्थपति भट्टारक के, ठीक है। और एक सिक्का आपको पकड़ना है भौदत्त वर्मा, भौदत्त वर्मा, ठीक है। किसका? भौदत्त वर्मा। तो आपको 29 में सिक्के किसके पकड़ने हैं? वराहराज के 29 सिक्के। 2 सिक्के आपके अर्थपति भट्टारक के और भौदत्त वर्मन के आपको पकड़ना है
कई जगह भौदत्त वर्मा लिखा है, कई जगह भौदत्त वर्मन लिखा है, उनके एक सिक्के, और कुल मिलाकर 32 नरवंशीय शासकों के 32 सिक्के कोंडागांव के अडेंगा ग्राम से मिलेंगे। क्लियर? आगे चलिए, अगला आपको देखना है भोंगापाल। अभी भोंगापाल के बारे में बताया था। भोंगापाल बोरोदा नदी, बोरोदा नदी जो कि किसकी सहायक है? आपकी बोर्डिंग की सहायक है। तो भोंगापाल आपको पकड़ना है बोरोदा नदी। कौन सी नदी के तट पर? बोरोदा, बोरोदा नदी के आपका पश्चिम की तरफ, पश्चिम की ओर, बोरोदा नदी के पश्चिम की ओर क्या है? एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, पुरातात्विक स्थल है भोंगापाल। याद रहेगा भोंगापाल। भोंगापाल चूंकि पुरातात्विक स्थल इसलिए खुदाई होगी, यहां पर खुदाई हुई। कब हुई? वर्ष 1990-91 के दौरान, वर्ष 1990-91 के दौरान। और यहां पर खुदाई के दौरान अनेक ईंटों से निर्मित, किससे निर्मित? ईंटों से निर्मित, ईंटों से निर्मित टीले प्राप्त हुए। टीले मतलब समझ गए ना, माउंट, उभरा हुआ भाग, ठीक है। ईंटों से निर्मित टीले प्राप्त हुए, और जब इस पे और अनेक बहुत सूक्ष्म तरीके से अध्ययन किया गया तो पता चला ये ईंट निर्मित जो टीले हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ये बौद्ध चैत्य है। क्या है? बौद्ध चैत्य। अब ये बौद्ध चैत्य मतलब क्या होता है? जहां पर बौद्ध भिक्षु उपासना करते थे। चैत्य मतलब मंदिर। ये जैनिज्म में भी आपको देखने को मिलेगा, जैन धर्म में भी चैत्य मिलेंगे, बौद्ध धर्म में भी चैत्य मिलेंगे। समझ आ रहा है? मतलब उनकी उपासना स्थली, पूजा स्थली। तो बौद्ध चैत्य के प्रमाण आपको मिलेंगे, मतलब जहां पर बौद्ध भिक्षु उपासना करते थे, पूजा करते थे, बौद्ध चैत्य के प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ यहां पर आपको सप्त मृतिका टीला मिला है, एक टीला मिला है सप्त मातृका या सप्त मातृका या सप्त मृतिका टीला मिला है। इसके साथ ही साथ यहां पर एक प्राचीन शिव मंदिर के भी साक्ष्य मिले हैं। बनेगा क्या क्या मिला है? एक बौद्ध चैत्य के साक्ष्य मिले हैं, बौद्ध टीला जिसको बोलते हैं। बौद्ध टीला के साथ साथ सप्त मातृका या सप्त मृतिका दोनों आपको याद रखने टीला मिला है। इसके साथ ही साथ एक शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर के भी साक्ष्य आपको मिलेंगे। क्लियर? स्थानीय लोग ये जो बौद्ध चैत्य है ना, जो ईंटों से निर्मित चैत्य है, एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि बस्तर में ईंटों से निर्मित एकमात्र चैत्य कौन सा है? भोंगापाल। बौद्ध धर्म से संबंधित एकमात्र ईंट निर्मित चैत्य भोंगापाल। ठीक है। स्थानीय लोग इसी बौद्ध चैत्य को डोकरा बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? डोकरा बाबा। याद रखिएगा, स्थानीय लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं? डोकरा बाबा। यह भी प्रश्न आपको पूछेगा, बनेगा। और ये जो सप्त मातृका या सप्त टीला है, इसको बोलते हैं रानी टीला। क्या बोलते हैं? रानी टीला। बनेगा क्या? रानी टीला। और इसके बाद आपको पकड़ना है प्राचीन शिव मंदिर। जब आप भोंगापाल जाएंगे तो वहां पर एक आपको बुद्ध की प्रतिमा, ये दिख रही है, एक बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में, भूमि पर विराजमान होते हुए एक मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध की आपको एक प्रतिमा देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ खुदाई में देखिए एक प्राचीन शिवलिंग का भी साक्ष्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये प्राचीन शिवलिंग भी आपको यहां से प्राप्त होगा। ये क्लियर हुआ? ये आपको पकड़ना है भोंगापाल पुरातात्विक स्थल है, प्रमुख बौद्ध स्थल है बस्तर संभाग, खासकर कोंडागांव जिले। क्लियर हुआ? आगे चलिए। अगला है आपका जटायु शिला। जटायु शिला जो है ये रामायण कालीन स्थल है। कैसा है? रामायण कालीन स्थल। अभी हमने आपको बताया था बोरगांव, याद आ रहा है? बोरगांव बड़े डोंगर के समीप में, बोरगांव अलोर पहाड़ी के नीचे आपको पकड़ना है आपका बड़े डोंगर क्षेत्र, बड़े डोंगर पहाड़ी, और बड़े डोंगर पहाड़ी क्षेत्र के नीचे आपको पकड़ना है बोरगांव की पहाड़ी। तो बोरगांव के समीप आपको पकड़ना है, बोरगांव के समीप ही आपको याद रखना है एक रामायण कालीन स्थल है, नाम है जटायु शिला। पिक्चर में आप देख पा रहे हो, आपने रामायण देखी होगी तो आपने जटायु का जिक्र सुना होगा। वही जटायु जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में जंगल घूम रहे थे तो जटायु ही था जिसने माता सीता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई थी। याद आ रहा है? जो मूर्छित अवस्था में था, मृत होने की अवस्था में था, जटायु वाली कहानी। तो आपको याद रखना है, माना जाता है कि इसी जो स्थल आपको बता रहा हूं बोरगांव के समीप जो पहाड़ी है, माना जाता है कि इसी पहाड़ी पर भगवान श्री राम और जटायु
की क्या हुई थी, मुलाकात हुई थी। समझ आ रहा है? इसीलिए ये जो स्थल है यहीं पर एक बड़ा सा पत्थर है, शिला मतलब क्या होता है, पत्थर, एक विशाल पत्थर है जिस पत्थर को कहा जाता है कि यही क्या है, जटायु शिला है। क्लियर? और ये जटायु शिला क्या है, तो ये रामायण कालीन स्थल है कोंडागांव जिले, प्रमुख रामायण कालीन स्थल है। ये क्लियर हुआ? ये आप एक पक्षी का, एक बृहद विशाल पक्षी का आप चित्र देख पा रहे होंगे। क्लियर हुआ? तो आपको याद रखना है जटायु शिला। अगला है आपका लिंगेश्वरी माता मंदिर। देखिएगा लिंगेश्वरी माता मंदिर, ये जो मंदिर है ये आपका फरसगांव के समीप है, फरसगांव के समीप है, थोड़ी दूरी पर। ठीक, ये जो लिंगेश्वरी माता मंदिर है ये शक्ति का स्वरूप है। साथ ही साथ ये जो मंदिर है, ये मंदिर वर्ष में केवल एक बार खुलता है, वर्ष में केवल एक बार, केवल एक बार इस मंदिर का कपाट खुलता है, कपाट खुलता है। कब? तो आपको याद रखना है भादो के किसी भी एक बुधवार को, भादो के बुधवार में किसी भी एक बुधवार को जो मंदिर समिति तय करती है उसी दिन क्या होता है, इसके कपाट खोले जाते हैं। ये लिंगेश्वरी माता मंदिर जो है ये बेहद ही प्रसिद्ध है संतान प्राप्ति को लेकर के, संतान प्राप्ति के लिए। जितने भी निसंतान जो दंपत्ति हैं, जो बस्तर संभाग के जो निसंतान दंपत्ति हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग क्षेत्रों के जो निसंतान दंपत्ति हैं, वो वर्ष में एक बार लिंगेश्वरी माता के दर्शन करते हैं संतान प्राप्ति को लेकर के। और यहाँ पर खीरा जो है ये प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, जिसे जो दंपत्ति है जिसे संतान प्राप्ति करनी है वो क्या करते हैं, वो दंपत्ति इस खीरे को नाखून से फाड़ता है और नाखून से फाड़ करके माता को क्या करता है, अर्पित करता है और बाद में उसे स्वयं ग्रहण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है लिंगेश्वरी माता मंदिर। क्लियर? आगे चलिए। अगला है आपका कोपा बेड़ा। कोपा बेड़ा, ये कोपा बेड़ा आपको पकड़ना है कि ये आपका रामायण कालीन स्थल है, रामायण कालीन स्थल। एक और आपको बता रहा हूं, बहुत सारे रामायण कालीन स्थल आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे, ये भी रामायण कालीन स्थल है कोपा बेड़ा। कोपा बेड़ा के बारे में आपको याद रखना है कि कहा जाता है कि बाणासुर, बाणासुर सुने हैं? जो बाणासुर है राक्षस से संबंधित स्थल है। जब आप रामायण देखेंगे या सुनेंगे तो बाणासुर का जिक्र होता है, और उस बाणासुर नामक राक्षस से संबंधित स्थल कौन सा है आपका, कोपा बेड़ा। एक तो रामायण कालीन स्थल है जो कि राक्षस बाणासुर से क्या है, संबंधित है, रिलेट करता है। इसके साथ ही साथ आपको पकड़ना है इसी कोपा बेड़ा में आपका एक प्राचीन शिव मंदिर है। क्या है? प्राचीन शिव मंदिर। जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये कौन सा मंदिर है, तो ये है कोपा बेड़ा का प्राचीन शिव मंदिर। कोंडागांव दिख रहा है, कोंडागांव के समीप ही आपको पकड़ना है कोपा बेड़ा। याद आया? आगे चलिए। अगला आपको पकड़ना है गढ़ धनोरा। गढ़ धनोरा, धनोरा तहसील दिख रहा है, धनोरा। यहां पर बहुत सारे गढ़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके प्राप्त हुए? गढ़ों के यहां पर क्या हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए, और इसी कारण इसका नाम कर दिया गया गढ़ धनोरा। गढ़ धनोरा जो है पुरातात्विक स्थल है। कैसा स्थल है? पुरातात्विक स्थल है। और किस नदी के तट पर है गढ़ धनोरा, तो आपको पकड़ना है बोरोदा नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर है? बोरोदा नदी के तट पर गढ़ धनोरा। गढ़ धनोरा के बारे में आपको याद रखना है कि यहां पर खुदाई में, यहां भी खुदाई में अनेक टीलों के साक्ष्य मिले, अनेक टीलों के साक्ष्य। ये जो टीले हैं ये ईंट निर्मित थे। ये भी कैसे हैं? ईंट निर्मित, ईंट से बने। जैसे अभी मैं भोंगापाल देखा था ना, लेकिन भोंगापाल बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये आपको पकड़ना है कि यहां जो ईंटों के साक्ष्य या ईंटों से सब बने हुए टीलों के साक्ष्य मिले हैं, ये सनातन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित हैं? सनातन धर्म से। ध्यान से सुनिए, सनातन धर्म से संबंधित हैं। और यहां से 22 भग्न अवस्था में, 22 भग्न अवस्था में आपको पकड़ना है शिव और विष्णु मंदिरों के साक्ष्य मिले। कितने? 22 भग्न अवस्था में शिव और विष्णु मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी ये शैव संप्रदाय से संबंधित है, साथ ही साथ वैष्णव संप्रदाय से भी संबंधित है। ये दिख रहा है आपको? यही क्षेत्र है आपका
गढ़ धनोरा पुरातात्विक स्थल। लेकिन जो नीचे पिक्चर आपको दिख रही है, यहाँ एक विशाल आपको एक शिवलिंग देखने को मिल रहा है। मैंने कहा कि यहाँ से अनेक टीलों के साक्ष्य प्राप्त हुए। इन्हीं में से एक टीला जो है, एक प्रमुख टीला, मैं इसको अलग लिख रहा हूं, एक जो टीला है प्रमुख टीला, एक प्रमुख टीला है, क्या आपका है, गोबराहिन। गोबराहिन अभी बताया था आपको, गोबराहिन याद आ रहा है, गोबराहिन बताया था। गोबराहिन, इसी गोबराहिन में आपको एक प्राचीन शिवलिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? यहीं पर आपको एक प्राचीन शिवलिंग प्राप्त हुआ। गोबराहिन में ही आपको क्या मिला? प्राचीन शिवलिंग। इसी को बोलते हैं गोबराहिन का, ये जो नीचे दिख रहा है ना, यही आपका है गोबराहिन का प्राचीन शिव मंदिर। क्लियर हुआ? ये जो शिव मंदिर है आपका, जब सावन में, ध्यान सुनिएगा, सावन में और जब शिवरात्रि होती है, तो शिवरात्रि के समय तो यहाँ पर भव्य मेला लगता है। तो याद रखिएगा, शिवरात्रि के समय यहाँ पर क्या लगता है? शिवरात्रि के समय यहाँ पर मेला लगता है। मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? गोबराहिन शिव मंदिर। तो आपको पूछेगा गोबराहिन शिव मंदिर कहाँ पर है? तो जो गढ़ गनौरा पुरातात्विक स्थल है ना, उसी के परिसर में एक टीला है, जिस टीले से एक विशाल क्या मिला है? शिवलिंग प्राप्त हुआ है, और इसी शिवलिंग को बोलते हैं गोबराहिन का प्राचीन शिव मंदिर। ये क्लियर हुआ? शिवरात्रि के दौरान और सावन में यहाँ पर भक्तों की भीड़ रहती है, और आपको पकड़ना है कि शिवरात्रि में यहाँ पर भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। आगे चले, थोड़ा सा आगे चले। अगला आपको देखना है बड़े डोंगर क्षेत्र। बड़े डोंगर क्षेत्र के बारे में आपको याद रखना है कि ये भी एक तो धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल है बड़े डोंगर क्षेत्र। क्यों धार्मिक स्थल है? माना जाता है कि इसी स्थान पर मां दुर्गा ने महिषासुर का क्या किया था? वध किया था। या इसी स्थान पर मां दुर्गा और महिषासुर के मध्य क्या हुआ? संघर्ष हुआ था, जहां माता ने क्या किया था? महिषासुर का दमन किया था। तो ये वही स्थान है, इसलिए अपना इसका एक धार्मिक महत्व है। किसका? बड़े डोंगर क्षेत्र का। इसी कारण आपको मैंने जब आपको बस्तर दशहरे की कहानी पढ़ाई थी, तो बस्तर दशहरा भले ही आज जगदलपुर में आयोजित होता है, लेकिन पूर्व में बस्तर दशहरे का आयोजन इसी बड़े डोंगर क्षेत्र में होता था। तो याद रखिएगा, प्रारंभ में बस्तर जो दशहरा है, बस्तर दशहरे का आयोजन बड़े डोंगर क्षेत्र में किया जाता था। वर्तमान में कहां किया जाता है? जगदलपुर में। क्लियर? माता की आस्था। क्लियर? प्रारंभ में। आगे चलिए, आपको याद रखना है ये बड़े डोंगर पहाड़ी क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र। इसी पहाड़ी क्षेत्र पर आपको पत्थर मिलेंगे, जिसको कहते हैं टुनटुनी पत्थर। क्या कहते हैं? टुनटुनी पत्थर। ध्यान से सुनिएगा, पत्थर का नाम है टुनटुनी पत्थर। ये जो टुनटुनी पत्थर है, ये है क्या? ये जो टुनटुनी पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर है, खोखले हैं, अंदर पूरा खोखला है। इसमें अगर आप अलग अलग जगह से आवाज लगाएंगे उस पत्थर में ऐसे रख करके, तो अलग अलग प्रकार की आवाज निकलेगी आपकी, क्योंकि खोखला है, और जैसे जैसे खोखला है वैसे वैसी आवाज निकलेगी। तो टुनटुनी पत्थर से अलग अलग प्रकार की क्या आती है? आपकी आवाज आती है, अलग अलग प्रकार की आवाज आती है, आवाज आती है। कहां से? आपका टुनटुनी पत्थर से। बड़े डोंगर क्षेत्र की बात कर रहा हूं। ये बड़े डोंगर क्षेत्र की जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी आपका यहां पर आपको धारवाड़ चट्टान मिलेगी। कैसी चट्टान मिलेगी? धारवाड़ चट्टान। और आपको यहां से प्रमुख रूप से आयरन यानी लोहे की प्राप्ति होगी। तो लोहे की एक माइंस है, लोहे की प्राप्ति। जैसे हमने नारायणपुर में छोटे डोंगर क्षेत्र देखा था, वैसे ही कोंडागांव क्षेत्र में बड़े डोंगर आपको याद रखना है लोहे की माइंस, प्रमुख माइंस। यहां तक बनेगा। तो ये बातें आपको बड़े डोंगर क्षेत्र से याद रखनी है। आज बस्तर दशहरे का आयोजन भले जगदलपुर में होता है, लेकिन पूर्व में कहां होता था? इसी बड़े डोंगर क्षेत्र में होता था। यहां भी आपको दंतेश्वरी माता मंदिर मिलेगा। यहां भी आपको क्या मिलेगा? बड़े डोंगर क्षेत्र में भी आपको दंतेश्वरी माता और मावली माता, दंतेश्वरी माता और मावली माता मंदिर आपको यहां भी देखने को मिलेंगे। मावली माता मंदिर आपको कहां देखने को मिलेगा? आपको उन्हीं का प्रतिरूप आपको यहां भी बड़े डोंगर क्षेत्र में देखने को मिले। ये बड़े डोंगर। आगे चलिए, अगला आपको पकड़ना है मुलमुला और ककरा बेड़ा, या मुलमुला और काकर बेड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये दो प्राचीन गांव है, ये वास्तव में एक गांव है। देखिएगा, ये क्या है?
ये गांव है कोंडागांव क्षेत्र में। ये जो गांव है ये एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। क्यों? क्योंकि यहां से भी अनेक टीलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अनेक टीलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अनेक टीलों के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहां से? मुलमुला और काकराबेड़ा से, दो गांव हैं। इन गांवों से क्या मिलेंगे? बहुत सारे टीलों के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए बहुत पुरानी पुरातात्विक स्थल है। ये जो टीले प्राप्त हुए हैं इनका जो स्वरूप है या इनका जो आकार है इन टीलों का वो मूसर की समान है। मूसर देखिए ना, मूसर के समान है, इसीलिए स्थानीय जो लोग हैं इसे मूसर टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूसर टीला। गांव देहात में मूसर होता है ना, जो कूटने वगैरह के काम में आता है, तो मूसर टीला कहते हैं। इनका स्वरूप जो टीलों का है वो मूसर की तरह है, इसलिए स्थानीय लोग इन्हें मूसर टीला भी कहते हैं। अगर आपको मूसर टीला पूछेगा तो कहां आपको याद रखना है? कोंडागांव जिले में। कौन से दो गांव? तो मुलमुला और काकराबेड़ा बनेगा। आगे चलिए, अगला आपको देखना है यहां इस जिले के प्रमुख जलप्रपात। हमने देख लिया है, फिर भी हम एक बार नोट कर लेते हैं। पहला है आपका यज्ञ जलप्रपात, दिखा आपको सारी बातें नोट करा दिया हूं। यज्ञ के साथ ही आपको क्या है? मांझिनगढ़, ये दोनों को एक साथ पकड़ना है। मांझिनगढ़ जलप्रपात केस काल के पूर्व की तरफ, याद आया? इसके बाद जितने भी जलप्रपात आपको मिलेंगे पश्चिम की तरफ मिलेंगे। क्या क्या? तो आपको सबसे पहले पकड़ना है आपका ऊपर बेदी, ऊपर बेदी, मुत्ते खड़का, मुत्ते खड़का, ब्लैक टॉप, कुएमारी, घूमर, हखी कुडुम, याद करते चलिएगा, हखी कुडुम, बीज कुडुम, कटुल कसा, कटुल कसा इत्यादि। ये जितने भी आपको जलप्रपात आपको याद रखने हैं, ये सभी प्रमुख जलप्रपात आपको कहां देखने को मिलेंगे? कोंडागांव जिले में। यज्ञ जलप्रपात, मांझिनगढ़, ऊपर बेदी, मुत्ते खड़का, ब्लैक टॉप, कुएमारी, आपको पकड़ना है घूमर, हखी कुडुम, बीज कुडुम, कटुल कसा। ये जितने भी जलप्रपात आपको देखने को है कहां पर आपको याद रखना है? कोंडागांव जिले में। आगे चले, अब हम इसमें प्राकृतिक देखते हैं, भूगार्भिक संरचना। देखिएगा भूगार्भिक संरचना में, तो भूगार्भिक संरचना में आपको याद रखना है कि ये किस प्राकृतिक प्रदेश का पार्ट है? तो आपको पकड़ना है दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश का, दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है, याद रहेगा, दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा। अब दंडकारण्य प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है मतलब यहां पर आपको धारवाड़ चट्टानें मिलेंगी, धारवाड़ चट्टान प्रमुख रूप से देखने को मिलेगी, आर्कियन सेल देखने को मिलेगा, आर्कियन सेल समूह देखने को मिलेगा, और धारवाड़ चट्टान। क्लियर? अगर धारवाड़ और आर्कियन सेल है मतलब यहां पर खनिज के रूप में लोहा मिलेगा ही मिलेगा। तो लोहे में आपको पकड़ना है, लोहा में आपको पकड़ना है बड़ा डोंगर क्षेत्र या बड़े डोंगर क्षेत्र, बड़े डोंगर क्षेत्र। अच्छा, बॉक्साइड, अभी बोला था बॉक्साइड मिलेगा केसकाल घाटी वाले क्षेत्र में, तो बॉक्साइड में आपको पकड़ना है केसकाल घाटी, केसकाल पहाड़ी, बुधियार मारिन, बुधियार मारिन और छेरबहरा, बुधियार मारिन और छेरबहरा। याद रखना है केसकाल घाटी, बुधियार मारिन, यही छोटा सा गांव है केसकाल घाटी के पास ही, और छेरबहरा, ये क्षेत्र आपको याद रखना है बॉक्साइट को लेकर के। केसकाल घाटी, बुधियार मारिन और छेरबहरा आपको क्या याद रखना है? बॉक्साइट। लोहे में आपको पकड़ना है बड़े डोंगर क्षेत्र बनेगा। ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट पत्थर है ना, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के रूप में आपको पकड़ना है फरसगांव, जो फरसगांव है, फरसगांव, कोंडागांव, फरसगांव, कोंडागांव, ये आपको पकड़ना है ग्रेनाइट को लेकर के, याद रहेगा। अब चूंकि फरसगांव का जिक्र हुआ है तो फरसगांव के बारे में बता देता हूं एक प्रमुख फैक्ट। फरसगांव तहसील तो है, विकास खंड भी है, लेकिन फरसगांव में आपको याद रखना फरसगांव का जो मड़ई मेला है वो बहुत ही फेमस है, विश्व प्रसिद्ध मड़ई मेला आपको कहां पर याद रखना है? फरसगांव में लगता है। फरसगांव तहसील का जो मड़ई मेला है, जो आयोजन होता है, वो विश्व प्रसिद्ध मड़ई मेला होता है, जहां बस्तर जो
क्षेत्र है उसकी जितनी भी प्रमुख जनजातियां वहां पर इकट्ठा होती हैं, वहां भी मीना बाजार का आयोजन किया जाता है और एक धूमधाम से, बड़े ही धूमधाम से मड़ई का आयोजन फरसगांव में भी किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, जैसे हमने नारायणपुर का मड़ई मेला देखा था वैसे ही आपको याद रखना है फरसगांव क्षेत्र का मड़ई मेला। तो इसी के साथ आपका ये कोंडागांव जिला भी समाप्त हो गया।